नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर श्रीवास्तव एक बार सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। जी हां, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय एग्जामनाथ YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका नाम है वर्दी सीरीज। जी हां, तो इस वर्दी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट 2 पार्ट 2। जी हां, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा कि किसी भी कार्य की प्रतिबद्धता के बिना आप कभी शुरुआत नहीं कर सकते हैं और निरंतरता के बिना आप कभी उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस मुहिम को आपने छेड़ा है कि इस बार आपको पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेके दिखाना है, तो कंटिन्यूटी मत तोड़िएगा, प्रतिबद्धता को मत तोड़िएगा। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी निरंतरता के साथ कंटिन्यूटी अगर बरकरार रही 17-18 फरवरी तक, तो दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन इस बार इस सर्दी वर्दी पार, इस सर्दी वर्दी पार। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आज का पहला मेरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल, जिसे प्लेनेटेरियम बोला जाता है, वो अवस्थित है, कहां पर स्थित है। आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल है वो कहां पर स्थित है, किस शहर में है। लखनऊ में है, कानपुर में है, इलाहाबाद में है या गोरखपुर में है। तो इसका जो राइट आंसर है, जी हां दोस्तों, वो इलाहाबाद में स्थित है। और अब इसका जो नया नाम है इलाहाबाद का, वो मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, वह है प्रयागराज। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो जवाहर तारामंडल है वो कहां पर स्थित है, तो यह स्थित है हमारा प्रयागराज में। तो सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यहां पे आपका सही होने वाला है। जवाहर तारामंडल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मींस जिसका नया नाम प्रयागराज है, वहां पर स्थित है। और कहां पे स्थित है, प्रयागराज में कहां है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यह आनंद भवन के बगल में। आनंद भवन आपने अगर देखा है तो यह आनंद भवन के बगल में वर्ष 1979 में निर्मित किया गया था। कब निर्मित किया गया था, 1979 में किया गया था। कहां किया गया था, आनंद भवन के बगल में किया गया था। और इसका जो प्रबंधन नेहरू मेमोरियल फंड है, जो कि 1964 में निर्मित हुआ था, उसके द्वारा किया जाता है। इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका प्रबंधन नेहरू मेमोरियल फंड, जिसको कब निर्मित किया गया, कब स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था 1964 में। उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसको जो है प्रबंधन इसका किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसका मुख्यालय कहां है, तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपको कई सारे फैक्ट मिले। जवाहर तारामंडल कहां है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में है। कब यह स्थापित हुआ, कब निर्मित हुआ, तो 1979 में हुआ। इलाहाबाद में कहां पे हुआ, आनंद भवन के बगल में हुआ। इसका प्रबंधन कौन देखता है, तो वो देखता है हमारा नेहरू मेमोरियल फंड। नेहरू मेमोरियल फंड कब स्थापित हुआ, 1964 में हुआ। नेहरू मेमोरियल फंड का जो मुख्यालय है वो कहां है, तो वह है नई दिल्ली में। चलिए, तो बहुत सारे फैक्ट आपको मिलते। तो जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं के देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। जी हाँ, जरूर आपने देखा होगा, चाहे आप कार पे बैठे हो, आपने बाइक को ड्राइव किया हो तो देखा होगा 2 शीशे लगे होते हैं। जी हाँ, ड्राइवर को देखने के लिए बाइक पे भी आपने देखा होगा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे एक शीशा लगा होता है, ऐसे कार में भी लगा होता है। तो आपको बताना है कि जो साइड में जो दर्पण यूज होता है वह दर्पण कौन सा होता है। उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। जी हां, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यहां पे मोटर गाड़ियों में कौन सा दर्पण यूज होता है, तो वह होता है उत्तल दर्पण होता है। अब जब उत्तल दर्पण यूज होता है, ये तो समझ में आ गया। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। जी हां, उत्तल दर्पण होता क्या है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है, इससे क्या होता है, जो प्रतिबिंब होती है उसका आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है, जिसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्रों की या काफी बड़े स्थानों की वस्तुओं को छोटे रूप में उसको दिखाया जाता है। देखा होगा शीशा बहुत छोटा होता है आकार में, लेकिन जो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है पीछे का, वो भी छोटे से शीशे में, छोटे से दर्पण पे वो क्या होता है,
बन जाता है। तो यही कारण है कि हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। समझ में आ गया ना कि क्या होता है उत्तल दर्पण? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। चलिए, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाता है ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जी हां, उत्तल दर्पण यहां पे सही आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर जो है वह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जी हां, बांके बिहारी मंदिर जो है वह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सारनाथ में, वाराणसी में, वृंदावन में या आगरा में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है वृंदावन। जी हां, बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश में वृंदावन में स्थित है। कहां पे स्थित है? वृंदावन में स्थित है। और यह वृंदावन कहां है? तो यह है मथुरा जिले में। जी हां, यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन स्थित है। तो समझ में आया ना, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में स्थित है। समझ में आया ना मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक बार आप लोग बांके बिहारी का नाम लेकर के जोर से जयकार लगाइए, बांके बिहारी लाल की जय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 21 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी या 1 मार्च। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वह 21 फरवरी को मेरे प्यारे दोस्तों मनाया जाता है और ये संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों पूरे विश्व में मनाया जाएगा। और 2023 में अगर इस दिवस मतलब कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 की जो थीम है वह थी, कौन सी थीम थी? मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन, एनएसएसटी टू ट्रांसफर एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूं, मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन, एनएसएसटी टू ट्रांसफर एजुकेशन इसका थीम है। यह भी पूछा जा सकता है प्रश्न मेरे दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो आप फटाक से टिक कर सकते हैं, बिल्कुल सोचे समझे टिक कर सकते हैं, मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन, एनएसएसटी टू ट्रांसफर एजुकेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है विटामिन B3। जी हां, विटामिन B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, बेरी बेरी होता है, रतौंधी होता है या पेलाग्रा होता है? तो यहां पे जो आपका राइट आंसर है वो है हमारा डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जी हां, विटामिन बी की कमी से पेलाग्रा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो पेलाग्रा रोग है यह जो है होता है किसकी कमी से? विटामिन B3 से। अब यहां पे देखिए एक ऑप्शन और लिखा हुआ है रिकेट्स। तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है मेरे प्यारे दोस्तों। रिकेट्स किस कमी से होता है? जो विटामिन डी की कमी से होता है। अगर हम बात करते हैं बेरी बेरी रोग, तो बेरी बेरी रोग B1 की कमी से होता है, जबकि रतौंधी का जो रोग होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है और पेलाग्रा B3 से होता है। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि विटामिन B3, क्वेश्चन था विटामिन B3 के कमी से कौन सा रोग होता है। तो फिलहाल आपका आंसर सही हो जाने वाला है, कौन सा? पेलाग्रा रोग होता है। ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया ना मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? जी हां, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा है, किशनपुर है, हस्तिनापुर है या रानीपुर है? तो यहां पे जो राइट आंसर है वह हमारा कौन सा है? हस्तिनापुर। जी हां, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है वह कौन सा है? तो वह है मेरे प्यारे दोस्तों हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। और इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो आप ध्यान रखिएगा 2073 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो यह फैला है 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसे वर्ष 1986 में
अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1986 में इसे अभयारण्य के रूप में क्या किया गया था? इसे घोषित किया गया था। किसे घोषित किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार को। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है? तो ये 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है, मतलब राजघाट जो बांध परियोजना है वह कहां पर है? गोमती नदी पर है, टोंस नदी पर है, केन नदी पर है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं किसी में ये स्थित नहीं है। तो जो हमारा राजघाट बांध परियोजना है वह है कहां? तो यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर है। कहां पे है? ललितपुर एक जिला है। जी हां, ललितपुर जिले में किस नदी पर? बेतवा नदी। ध्यान रखिएगा यहां पे कोई भी ऑप्शन ये नहीं दिया गया, इसीलिए हमारा कौन सा आंसर सही हुआ है? इनमें से कोई नहीं। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि राजघाट बांध परियोजना कहां है? तो ललितपुर जिले में है। ललितपुर कहां है? किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है मेरे प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर, और ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर यह जो है राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है। इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। जी हां, राजघाट बांध परियोजना जो है इसे रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे ये परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए कई सारे फैक्ट आपको यहां पे मिल रहा है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजघाट बांध परियोजना को किस और नाम से जानते हैं? तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। ये कैसी परियोजना है? तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के बेतवा नदी पर अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायु सेवा दिवस परेड और वायु प्रदर्शन मींस फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया? लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में या गाजियाबाद में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है हमारा दोस्तों प्रयागराज। जी हां, प्रयागराज में अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के वायुसेना दिवस और वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तो समझ में आया यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रोमी दरवाजा, जो रोमी दरवाजा है वह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या अलीगढ़? तो जो रूमी दरवाजा है, शायद ये रूमी दरवाजा होता है, तो जो रूमी दरवाजा है वो उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ में स्थित है। यहां पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और ये जो रूमी दरवाजा है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है हमारा 60 फीट ऊंचा। कितने? 60 फीट ऊंचा दरवाजा है। ये कितने फीट ऊंचा दरवाजा है? तो ध्यान रखिएगा ये 60 फीट ऊंचा दरवाजा है। और इसे बनवाया किसने था? तो नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। बहुत सारे देखिए फैक्ट आपको मिल रहे हैं। पहला फैक्ट आपको मिला जो रूमी दरवाजा है वो किस शहर में है? तो लखनऊ में है। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कितने फीट ऊंचा ये दरवाजा है? 60 फीट है। किसने बनवाया था? नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। और जो अवध वास्तुकाल के प्रतीक इस दरवाजे को जानते हो किस नाम से बोलते थे? तो इसको हम तुर्किश गेट, क्या बोलते थे? तुर्किश गेट के नाम से भी इसे जाना जाता था। जी हां, ये जो रूमी दरवाजा है, अगर हम अवध वास्तुकाल के प्रतीक इस दरवाजे को क्या बोलते थे? तुर्किश गेट बोलते थे मेरे प्यारे दोस्तों। जी हां, अवध वास्तुकाल के प्रतीक इस दरवाजे को क्या बोलते थे? तुर्किश गेट के नाम से भी इसको कहा जाता था। तो बहुत सारे फैक्ट आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं कुछ अगले प्रश्न की ओर। जी हां, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह कब मनाया जाता है? जी हां, आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस है 5 मई, 15 मार्च, 2 जनवरी या 28 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है
ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जी हां, 28 फरवरी को भारत में प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और जो एक भौतिक विज्ञानी है जिनका नाम है सीवी रमन, जी हां, एक भौतिक विज्ञानी सीवी रमन के द्वारा इसी दिन रमन प्रभाव की खोज के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। समझ में आया ना मेरे प्यारे दोस्तों? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे भौतिक विज्ञानी सीवी रमन के द्वारा इसी दिन रमन प्रभाव की खोज के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। चलिए आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील, जी हां, मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ किया गया। कब किया गया? वर्ष 1985 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1995 में या वर्ष 1997 में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है वर्ष 1995 में। जी हां, वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का जो है क्या हुआ है? वो आरंभ हुआ है और वो तारीख थी दोस्तों मेरे 15 अगस्त। जी हां, यहां पर आपको ऑप्शन में तो दिया गया है 1995 में, लेकिन वो जो तारीख थी वो थी 15 अगस्त 1995। तो 15 अगस्त 1995 से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम हमारा अनवरत चालू है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां अवस्थित है? जी हां, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स जो हमारा कॉलेज है या कहां पे है? सैफई में है, वाराणसी में है, लखनऊ में है या मेरठ में है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है लखनऊ में। जी हां, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पे है? तो यह है लखनऊ में। और इसकी स्थापना जो है, मतलब गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कब की गई? और लखनऊ में की गई, ये तो ठीक हो गया। कब की गई? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1975 को किया गया। कब किया गया? 1 अगस्त 1975 को यूपी में खेल के विकास हेतु शासन ने 1 अगस्त 1975 को क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की थी। और इसका जो उद्देश्य था, जिसका मेन उद्देश्य था, वह यह था कि जो प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के जो उम्र 9 से 12 वर्ष, मतलब 9 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य के जितने भी बच्चे थे या उन वर्ग के जो आयु वर्ग 9 से 12 के आयु के वर्ग के जितने भी बच्चे थे, उनके सर्वांगीण विकास एवं स्वस्थ नागरिक बनना, उनको बनाना और खेल स्तर को ऊंचा उठाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। प्रश्न था, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां है? लखनऊ में है। कब स्थापना हुई? 1 अगस्त 1975 में हुई। किसने करवाया? यूपी सरकार ने कराया। क्यों कराया? ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के जो 9 से 12 वर्ष के लड़के जितने थे, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उन्हें एक स्वस्थ नागरिक बनाने के लिए और अपने खेल के स्तर को, प्रदेश के खेल के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इसका क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। जी हां, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां किया गया? लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में या बांदा में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हां, चित्रकूट में उत्तर प्रदेश में कहां पे किया गया? तो चित्रकूट में किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम जो विकलांग विश्वविद्यालय है वह चित्रकूट में किया गया। और किसके नाम पे किया गया है? तो यह जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 7 अगस्त 2001 में हुई थी। कब हुई है? 7 अगस्त 2001 में किया गया। किसके नाम पे जो किया गया है? तो वह किया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य, इसीलिए भद्राचार्य के नाम पे किया गया है। कब किया गया है? तो 7 अगस्त 2001 को किया गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय इसका नाम इसीलिए रखा गया है। इसका पूरा नाम, विकलांग जो विश्वविद्यालय है उसका नाम पूरा क्या है? तो वह है
जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो वह की गई है 7 अगस्त 2001 में किया गया, और यह भारत एवं विश्व में विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, या दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जी हां, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो हमारा है, उसे उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय माना जाता है। तो समझ में आया ना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी फॉर डेनमार्क, सॉरी सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। और ये जो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, यह कहां पे है? तो यह इलाहाबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा 1999 में हुई थी। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, अगर यह पूछा जाए यह कहां है, तो कहां पे इसकी स्थापना की गई थी? यह कहां पर स्थित है? यह इलाहाबाद में स्थित है। और कब किया गया इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। समझ में आया ना मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? फैजाबाद में, मेरठ में, कानपुर में या झांसी में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कृषि विश्वविद्यालय है वह कहां पे स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? वो मेरठ में स्थित है। कहां पे स्थित है? मेरठ में। क्या मेरठ में स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? मुरादाबाद में, मिर्जापुर में, कानपुर में या मथुरा में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है मथुरा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है वह कहां है? तो वह है हमारा दोस्तों मथुरा में। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में तेल शोधक कारखाना स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ये कहां पे है? फतेहपुर सीकरी आगरा में, कलियार सहारनपुर में, देवासरी बाराबंकी में या गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जी हां, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मजार है वह देवा शरीफ बाराबंकी पर मेला लगता है। उनके वार्षिक उर्स के मौके पर, जी हां, उनके मतलब किसके? हाजी वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के मौके पर कार्तिक में एक बड़ा मेला भी वहां लगता है। तो यहां पे प्रश्न था कि जो प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है पर मेला कहां लगता है दोस्तों? तो वह बाराबंकी में लगता है। लखनऊ से बिल्कुल जुड़ा हुआ ये जिला है। जी हां, लखनऊ से जब आप बहराइच की तरफ चलते हैं तो आपका बाराबंकी जिला पड़ता है, और बाराबंकी में देवा शरीफ में ये हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। समझ में आया ना मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। जी हां, लठमार, स्टिक से खेला जाता है उसे, लाठियां चलती हैं उस होली में। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली जो है वो कहां मनाई जाती है? वह वृंदावन में मनाई जाती है, बरसाना में मनाई जाती है, मथुरा में या गोकुल में? तो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग उत्तर दिया करिए, जिससे आप अपनी तैयारी को भी परख पाएंगे, जांच पाएंगे, चेक कर पाएंगे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हां, जो लठमार होली है इसका संबंध बरसाना से है। कहां से है? बरसाना से है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। और एक कथा भी है, एक लोक कथा है कि एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ कहां गए थे? राधा के गांव बरसाना गए थे, और वहां पे राधा और उनकी कुछ सहेलियों ने लठ से मतलब स्टिक से श्री कृष्ण को और उनके मित्रों को क्या किया था? भगाया था।
और वहीं से लठमार होली खेली गई है। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को यह जो लठमार होली है वो मनाई जाती है। समझ में आया कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को लठमार होली मनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? ये आज का अंतिम प्रश्न भी है हमारा इस सीरीज का। आल्हा जो है वो एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर है बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हां, अवध जो आल्हा है यह बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रसिद्ध वीर रस कथा है। आल्हा जो है किस क्षेत्र का है? तो ये है हमारा बुंदेलखंड का। आल्हा कहां का है? तो बुंदेलखंड का है। और इस वीर रस कथा में महोबा के वीर रस भाइयों, जो वीर भाई थे, आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। किसका वर्णन किया जाता है? तो यह इसमें आल्हा और उदल नाम के दो वीर भाई जो कहां के थे? महोबा के थे, उनकी वीरता का वर्णन आल्हा में किया गया है। और आल्हा जो है, जो एक लोकप्रिय संगीत है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रसिद्ध क्या है? संगीत है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। आप अनवरत वीडियो पा रहे हैं और लगातार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोशिश कीजिए अपने पढ़ाई को और अच्छी कीजिए और ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि निरंतरता के बिना आप कभी भी कुछ भी खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो प्रतिबद्धता और निरंतरता, बिल्कुल दो शब्द अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। प्रतिबद्धता होनी चाहिए पढ़ने के लिए और निरंतरता होनी चाहिए। कुछ भी काम हो, आपको समय निकाल करके वीडियो को देखना है, पूरा वीडियो देखना है, आपको नोट्स बनाने हैं, प्रश्नों के नेचर को समझना है, तभी इस बार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इस सर्दी वर्दी पार इसी जुनून के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।